हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 14 मतलब वीडियो नंबर 14 है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 13 वीडियोस करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें भी क्रम से देख लीजिए और सारा वर्क अपना नोटबुक में क्रम से कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको इस चैनल पे पूरे साइंस कराई हुई है। 10th क्लास की केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट है, फिजिक्स की अलग। तो आज इस चैप्टर की हमारी ये लास्ट वीडियो है। कल से आपकी बायोलॉजी स्टार्ट होगी और आपको बायोलॉजी की वीडियो क्रम मतलब डेली मिलेगी रेगुलर। अब आप मतलब कुछ बच्चे बहुत परेशान हो गए थे, मैम जी बायोलॉजी पढ़ा दो बायोलॉजी, तो मैंने मैथ का एक चैप्टर डाला था, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि मैथ का एक अकेला चैप्टर आपके पेपर में 10 से 12 नंबर का है। बहुत बेसिक से पढ़ाया हुआ है, एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत मतलब बेसिक से, ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, 10-12 मिनट की है, तो आप उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। तो अब इसके बाद हमारी बायोलॉजी आएगी। तो बायोलॉजी के जो चैप्टर है हमारे, वो मैं आपको ज्यादा मतलब बड़े बड़े नहीं कराऊंगी, 10 से 15 वीडियो के बीच एक चैप्टर आपका खत्म कर दूंगी। तो मतलब बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही चीजें कराऊंगी और एनसीईआरटी क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की, तीनों की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जरूर जाइए और पिछला वर्क भी अपना कंप्लीट कर लीजिए जो आपकी वीडियो छूटी हुई है। और अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स पूरी कर लिया है तो अब बायोलॉजी की वीडियोस रेगुलर मतलब डेली देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। देखो, वीडियो में कोई भी सजेशन अगर आपको देना है तो प्लीज जरूर दे दीजिए, मतलब कमेंट बॉक्स में बताइए। वही संप्रेषण का माध्यम है हमारा, तो उसे ही बताइए। आप उसमें लिख के बताइए वीडियो आपको कैसी लगती है, ये वीडियोस आप कहाँ से देखते हो। तो अगर आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊंगी। कुछ और अन्य विषयों के भी बच्चे कमेंट कर रहे थे जी एसएसटी पढ़ा दीजिए ये सब, तो वो भी मैं तभी पढ़ा पाऊंगी जब आप मतलब बहुत ज्यादा संख्या में हो जाओगे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, तभी मैं आपको आगे वीडियो भी अच्छी अच्छी दे पाऊंगी। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें हमें क्या कहा है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरणीय है। देखो, मैंने आपको बताया था जो कचरा होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय कचरा जो है प्रकृति में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है स्वयं ही। जैसे कि आपके घरों में कुछ कचरा जैसे पॉलीथीन वगैरह होती है, ये अपघटित नहीं हो पाती, तो ये अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। लेकिन जो सब्जी के छिलके, फलों के छिलके होते हैं, जैसे केले का छिलका है, आलू का छिलका है, ये 3-4 दिन बाद अपघटित होकर खुद ही खाद के रूप में बदल जाते हैं। तो ये कचरा हमारा जैव निम्नीकरणीय होता है। तो इस क्वेश्चन में कहा है सारा कचरा मतलब जो भी हम उत्पन्न कर रहे हैं, अगर वो जैव निम्नीकरणीय है तो क्या इसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कहना चाह रहा है जितना भी कचरा है अगर हमारा जैव निम्नीकरणीय है, क्या उसका पर्यावरण पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छा कचरा है वो। तो इसे क्वेश्चन को समझिए पहले, फिर हम लिखेंगे। देखो, कचरा किसी भी प्रकार का हो, जैव निम्नीकरणीय हो या अजैव निम्नीकरणीय हो, अगर वो बहुत अधिक मात्रा में है तो पर्यावरण को प्रभावित करता ही है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। देखो, जो जैव निम्नीकरणीय कचरा है वो ये तो है कि अपघटित तो हो जाएगा, लेकिन एक समस्या उसमें ये है, अगर आप अपने मतलब घर में 3-4 दिन तक कचरा रखो तो देखो कुछ उसके आसपास मक्खी मच्छर पैदा हो जाएंगे, रोगाणु जीवाणुनाशक मतलब बहुत सारे जीवाणु उसमें हो जाएंगे, कीड़े मकोड़े हो जाएंगे बहुत ज्यादा। तो जो वो होंगे वो क्या होंगे, रोगाणुओं को लिए, जैसे मक्खी होते हैं, मच्छर होते हैं, ये पर्यावरण को दूषित तो करते ही हैं, बीमारियां फैलाते हैं, तो ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं अगर लंबे समय तक बना हुआ है। तो किसी भी प्रकार का कचरा हो, ऐसा नहीं है कि अगर जैव निम्नीकरणीय कचरा है तो पर्यावरण पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, प्रभाव तो वो भी डालता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए डालता है, क्योंकि उस कुछ समय के बाद वो अपघटित हो जाता है। जबकि जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है वो पर्यावरण पर लंबे समय तक प्रभाव डालता है। तो बस इसका यही आंसर है, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे इसका आंसर। अब हम लिखेंगे चूंकि पर्यावरण में किसी भी प्रकार का कचरा, किसी भी प्रकार का कचरा पर्यावरण में किसी भी प्रकार का कचरा लंबे समय तक
लंबे समय तक रहने पर पर्यावरण को प्रभावित करता है। पर्यावरण को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है। अब हम लिखेंगे चूंकि जैव निम्नीकरणीय कचरा, जैव निम्नीकरणीय कचरा, जैव निम्नीकरणीय कचरा, जो जैव निम्नीकरणीय कचरा होगा क्या होगा, ये स्वयं ही सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है। स्वयं ही सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ इसमें क्या होता है, रोगाणु और जीवाणु उनके लिए क्या करता है, प्रजनन का स्थान बनता है ये। तो इसमें हम लिखेंगे लेकिन कुछ रोगाणुओं व जीवाणुओं का प्रजनन अपघटित हो जाता है। लेकिन कुछ रोगाणुओं व जीवाणुओं का प्रजनन स्थल बनता है, जिससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो हम कहेंगे अतः जैव निम्नीकरणीय कचरा भी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी कुछ मतलब बदलाव करके लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में आता है। इतने कठिन क्वेश्चन नहीं होते ये, और लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इससे सीखने को मिलता है पर्यावरण के साथ हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए, जिस माहौल में हम रहते हैं वहां साफ सफाई रखनी चाहिए, अपनी भी साफ सफाई रखनी चाहिए। तो यही हमें सीखने को मिलता है इसमें। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस पे हमें क्या दिया है, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। जो ओजोन परत है, वैसे मैं आपको ओजोन परत पढ़ा चुकी हूँ। ओजोन परत क्या होती है, जैसे कि बारिश में हम क्या लेके जाते हैं, अपने ऊपर छाता लगा के जाते हैं। छाते का क्या कार्य होता है, जो बारिश की बूंदें हैं वो अंदर ना आ सके। तो इसी तरीके से ओजोन परत हमारे वायुमंडल में है, पूरी मतलब बहुत बड़ा छाता है। ओजोन परत का कार्य क्या होता है, ओजोन परत जो होती है, जो सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं, वो सारी किरणें हमारे लिए लाभदायक नहीं होती। कुछ किरणें होती है पराबैंगनी किरणें, अगर वे पृथ्वी पर आ गई तो बहुत सारी बीमारियां फैल जाएगी, वे हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो जो हमारी ओजोन परत है, ये क्या करती है, जो प्रकाश की किरणें हैं जो हमारे लिए लाभदायक है उन्हें तो अंदर आने देती है, लेकिन जो किरणें हमारे लिए हानिकारक है उन्हें ऊपर ही रोक लेती है। तो हमारी ओजोन परत का ये कार्य है, मतलब हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है ये, कि मतलब ऐसे मान लो कुछ भी मतलब जो गंदी किरणें हैं सूर्य की पराबैंगनी किरणें, वे हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती, और जो लाभदायक किरणें होती है वो हमारे पास तक पहुंच पाती है। तो जो ओजोन परत है, इसमें क्या हो गया है, इसकी क्षति हो रही है। क्षति का मतलब नुकसान पहुंच रहा है। ओजोन परत बहुत पतली हो गई है, उसमें छिद्र हो गया है। तो उसको हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, ये बताना है। इस क्षति को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अगर हमें ओजोन परत की क्षति को कम करना है मतलब, तो सरकार ने उसे कौन से कदम उठाए हैं जिससे ओजोन परत की क्षति क्या हो जाती है, कम। तो अब हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो हमें पता है वायुमंडल के समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत
सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। देखो जो ओजोन परत है क्या है, वायुमंडल में जो है हमारे समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत कौन से मंडल में है, समताप मंडल में। तो जो समताप मंडल में हमारी ओजोन परत है ये क्या कार्य करती है, जो सूर्य से हानिकारक किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, तो उनको अवशोषित कर लेती है, मतलब अपने अंदर सोख लेती है तथा सुरक्षा कवच का निर्माण करती है, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। जो अच्छी किरणें होती है वो अंदर आने देती है तथा जीवनधारियों को इन किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। जितने भी जीवधारी है, मनुष्य है, मतलब जो भी जीव जीते हैं, उन सबको किससे बचाती है, इन हानिकारक किरणों से बचा लेती है। तो ओजोन परत का ये कार्य है। अब हम आगे देखेंगे ओजोन परत का पतला होना। ओजोन परत क्या हो चुकी है, पतली हो चुकी है। जैसे कि आप मान लो सर्दी में हमें किस चीज की जरूरत होती है, कंबल की जरूरत होती है, जर्सी की जरूरत होती है। अगर वो हमारी पतली हो जाएगी तो क्या होगा, हमें ठंड लगेगी। इसी तरीके से जो ओजोन परत है वो पतला हो गया है, पतला हो गया है तो जो हानिकारक किरणें हैं उसमें से फिल्टर होके, मतलब वो अवशोषित नहीं कर पा रही है सारी पराबैंगनी किरणों को। तो कुछ पराबैंगनी किरणें वायुमंडल में, मतलब पृथ्वी पर आ जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। जैसे कि हो गया स्किन कैंसर, मतलब स्किन पे एकदम दाग धब्बे हो जाना, ये सब चीजें उस पे फफोले पड़ जाते हैं जिस तरीके से, तो स्किन कैंसर चल रहा है। और क्या होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत कम हो चुकी है मनुष्य की। तो बहुत सारी बीमारियां आ रही है, वो इसी कारण से आ रही है क्योंकि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच रही है। और वो पहुंच इसलिए रही है क्योंकि हमारी जो ओजोन परत है वो पतली हो चुकी है, क्योंकि इसके कारण पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने लगती है। तो सारी किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही है, पृथ्वी तक पहुंच रही है तो हमारी पृथ्वी को नुकसान हो रहा है, मतलब बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। बीमारी पशुओं में भी बहुत ज्यादा बीमारी आ रही है, तो ये इसी वजह से आ रही है क्योंकि जो हमारी ओजोन परत है वो बहुत पतली हो चुकी है। तो उसमें चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है हमारे लिए ये। अब आगे इसमें पूछा था इसकी क्षति को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो इसे मैं आपके अभी लिख दूंगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में, तो अब आप हेडिंग डालेंगे ओजोन परत की क्षति को रोकने के उपाय। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है उसी में आपको हेडिंग डालनी है आगे, ओजोन परत को क्षति जो है उसे रोकने के क्या उपाय है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट उपाय हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसे समझिए, इसमें क्या बताया गया था। तो सन 1987 में विश्व के 93 देशों में, कितने देशों में, 93, मतलब 93 देशों में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, मतलब एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया और उस पे कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, 93 देश में, मतलब उन इतने लोगों ने उसमें क्या किए, हस्ताक्षर किए। 93 देशों के प्रधानमंत्री ने उनपे क्या किए, सिग्नेचर किए। और उसमें क्या बताया गया, और जिसपे सिग्नेचर किए उसको क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इस प्रोटोकॉल के तहत, जो ये प्रोटोकॉल था इसमें क्या बताया गया था, इसके तहत तय किया गया कि जो हमारा है CFCS क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये जो गैस है इसके उत्पादन को सीमित रखा जाए। इस प्रोटोकॉल में बताया गया कि जो ये है हमारी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी मात्रा क्या करना है, सीमित, क्योंकि जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है सबसे ज्यादा यही वाली गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। तो हमारा इसके तहत एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था जिसमें 93 देश के लोगों ने सिग्नेचर किए, मतलब 93 देश के जो कार्यक्रम था इस पे हस्ताक्षर किए थे इन्होंने। और उसमें कहा था कि जो हमारी गैस है CFCS, इसके उत्पादन को अब हमें सीमित रखना है, मतलब कम से कम बनाना है। देखो उत्पादन ही नहीं होगा तो लोगों के पास कहाँ तक जाएगी, तो इसका उत्पादन तो होगा, मतलब सीमित रखना है, ज्यादा नहीं करना। तो इसमें ये बताया गया था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप याद रखना, एग्जाम में आपको इसी तरीके से हाईलाइट करके लिखना होता है जो भी कुछ चीजें नहीं आती है, क्योंकि इन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कॉपी पे, तो इसी तरीके से लिखना है। तो अब हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है और क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताओगे, और चैनल पर नए हो तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल से आपकी बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होगी। बायोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, बायोलॉजी के जनक क्या है, तो कल वाली क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी बायोलॉजी का, जरूर देख लेना। बायोलॉजी के कितने चैप्टर है आपके, ये सब कुछ बताने वाली हूँ मैं कल को। तो कल से हमारी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी।
आप अपना पिछला वर्क कंप्लीट कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जो सी वीडियो आपको छुटी हुई हो तो सारी कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। और वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर लीजिए।